अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ जो सिचुएशन चल रही है बलूचिस्तान की और उसके साथ जुड़े हुए दीगर चीज़ों की। कश्मीर में भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। वो लॉन्ग मार्च जो बार बार उन्होंने मौखर किया, लेकिन अब 15 जुलाई को इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया एक्शन कमेटी की तरफ से। उसके साथ साथ कुछ वुज़रा की बोंगियों की भी बात करेंगे जो वो मुसलसल मारते रहते हैं। एक तो परफॉर्मेंस ऐसी है और ऊपर से फिर जो उनकी बोंगियाँ हैं उसका सिलसिला भी चलता रहता है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जी बलूचिस्तान में इस वक्त भी बलूचिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके हैं। बहुत से इलाकों से फुटेजेस मौसूल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कशीदगी बरकरार है और लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वाज़ेह तौर पर नाराज़ी, गमो गुस्सा और एक यानी आप कह सकते हैं कि एक अनरेस्ट नज़र आता है और अदम एतमाद भी नज़र आता है मौजूदा सेटअप के ऊपर, मैं तो ये कहूँगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब गए हैं और उन्होंने जाके वहाँ पर एपेक्स कमेटी की मीटिंग चेयर की है, कुछ अमन अमान इजलास ये वो इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स ली हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कि एक सियासी चेहरा होना चाहिए, जो कि वहाँ जाके सियासी रहनुमाओं से भी बात करते, वहाँ के जो सियासी लोग हैं उनसे मुलाकातें करते, जो लोग वहाँ पे एहतजाज पर हैं, धरने दिए बैठे हैं, उनसे मुलाकात करते, उनकी बात सुनते। उनकी जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया। वो गए हैं, एक मीटिंग अटेंड की है और वापसी की राह ली है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो लोग वहाँ पर दुख दर्द में बैठे हुए हैं उनके सर पे किसने हाथ रखना है जाके। और आप वहाँ पर अगर किसी से मुशावरत नहीं करते, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, तो उसके बाद आपके वहाँ जाने का मकसद क्या है? अगर आप सियासी बयानियाँ नहीं बना सकते, सियासी इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर सकते, सियासी मुशावरत नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्म 47 दे के और कुर्सी पे बिठा के आखिर उसका मकसद क्या था? अब तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ये लोग बैठी हैं पार्टियाँ, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये दोनों तरफ ही सोचने वाली बात है कि इन लोगों से हाथ मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा नुकसान हुआ है, या ये सोचने की बात है कि इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर इन सियासी जमातों ने अपना बेड़ा गर्क किया है। दोनों तरफ सोचने की बात है, क्योंकि जहाँ इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमुका करके डील करके और इलेक्शन चोरी हुआ लेके और उसके बाद इक़्तिदार लिया है, तो उसके बाद इनकी सियासत का तो बेड़ा गर्क हुआ ही है। लेकिन इन जैसे नालायक और नाअहल लोगों के साथ उनके और करप्ट लोगों के सर पे दस्ते शफकत रखने से खुद इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी नेकनामी कमाई है? भाई, आपके लिए वो कोई सियासी बयानियाँ तो बना नहीं सके, और जो आप कोशिश करते भी हैं तो वो उसमें कोई अवाम में उनकी किसी तरह की मकबूलियत है नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। इल्ज़ाम ये लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि जी इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है साख को, उसने लोगों को मुतनफ़िर कर दिया है। मेरे हिसाब से इन दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। और अब सियासी हुकूमत एक जा रही है, वहाँ पे आप जा के कम से कम मेंबर्स असेंबली से मिल लें, कोई आप अपने लोगों से वहाँ मिल लें, कोई ऑपोजिशन के लोगों से मिल लें, कोई धरने पे चले जाएं, कोई तो आपका सियासी चेहरा हो। एक मैनेजमेंट इधर से उधर कर दी, यहाँ इधर का उधर, यहाँ सिग्नेचर करने के लिए रखा हुआ है इस शख्स को। इसके अलावा इस शख्स का जिसका नाम शहबाज शरीफ है, कोई मुझे बता दे कि कोई लीडरशिप, कोई विजन, कोई किसी किस्म का कोई कायदाना किरदार आपको नज़र आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी आप 25 करोड़ के मुल्क के, और हालत ये है कि आप एक सियासी बयानिया, एक कौमी इत्तफाक़ राय, एक विजन, कोई आप चीज़ एक बता दें कि कोई एक शख्स एक जुमला ऐसा दे सके कि जिस पे कौम कहीं मुत्तहिद हो जाए, या किसी को कोई राहत मिल जाए, या कोई किसी को डायरेक्शन मिल जाए। ऐसे नमूने जो हैं वो लाके इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किए हैं। लोगों ने अपनी चॉइस से मुसल्लत किए होते तो फिर अवाम पे गुस्सा होता, अवाम भुगत रही थी तो अवाम कहती कि भाई हमने खुद ही चॉइस की, अब क्या हो सकता है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि खुद लाए भी नहीं है लोग,
ये इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है और इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस आपके सामने है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट खुद भी क्या जो है वो इनके हाथों से उनको भी क्या फ़ायदा मिल रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि कश्मीर में भी हालात ख़राब है। अब वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने रावला कोर्ट में धरना दिया हुआ था और धरना दे के जनाब वहाँ पर वो बैठे हुए थे, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अब बीच में मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने इंगेज किया या मौलाना ने इंगेज किया, जिस तरह भी, बहरहाल उन्होंने 2 मरतबा जो है वो लॉन्ग मार्च की जो मुजफ्फराबाद की तरफ कॉल थी उसको मौखर किया। अब उन्होंने 2 दिन पहले एक दफ़ा फिर एक अपील की मौलाना से कि जनाब हमने आपके कहने पे 2 मरतबा लॉन्ग मार्च मौखर किया है, तो आप भी कुछ अपना किरदार अदा करें और धरने पे हम लोग बैठे हुए इतने अरसे से और इतना जो है वो लोग तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है किसी तरफ बात को लगाएं। तो मौलाना अब इसके ऊपर खामोश हैं, अब वो उस तरह से फ्रंट फुट पर आ ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ अब 2 दिन के मज़ीद इंतज़ार के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो है वो 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है मुजफ्फराबाद की तरफ। अब उसके बाद ये खदशा जन्म ले रहा है कि इस लॉन्ग मार्च को रोकने की बज़ोर ताकत कोशिश की जाएगी। जब ऐसा किया जाएगा तो उसके नतीजे में खुदा न खास्ता मज़ीद तसादुम का ख़तरा है, उसके नतीजे में मज़ीद हालात ख़राब होने का खदशा है। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है ये किस तरफ जा रही है, लेकिन वहाँ पे फिर आपको एक खला नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको कहीं कोई सियासी क़यादत नज़र नहीं आती जो इस मसले को पुरअमन तरीके से बैठ के हल कर। अच्छा अभी होगा क्या, अगर बिलफर्ज आप ये मान भी लें कि जी आपने यूज़ ऑफ फोर्स से उनको रोकना है, तसादुम होता है, कुछ भी होता है, अल्टीमेटली क्या होगा, मरेंगे लोग और उसके बाद फिर आप टेबल पर ही आके बैठेंगे। तो जब यही करना होगा तो पहले क्यों नहीं। तो बात ये उस दौरान तक कहाँ से कहाँ जज्बात चले जाएंगे, पुलों के नीचे से कितना पानी गुजर जाएगा, हालात जो बीज बो रहे हैं आप वो किस तरफ से किस तरफ निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का कोई इदराक करने वाला नहीं है, कोई इस चीज़ को मेजर करने वाला नहीं है कि इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएंगे। तो यही बात जो मैंने बलूचिस्तान के हवाले से की, यही बात आपको कश्मीर में अब सोचनी पड़ेगी कि आप चाह क्या रहे हैं। हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ पर सियासी क़यादत की बसीरत काम आती है कि जहाँ पर आप मामलात को लेके चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं। लेकिन ना तो इस वक्त की हुकूमत में इतना कोई आपको जज्बा नज़र आता है, ना कोई उनमें इतनी हिम्मत और नज़र आती है, ना इतना हौसला नज़र आता है, और ना ही आपको अदरवाइज़ जो इस वक्त तमाम तर इक़्तिदार के मंबे हैं उनमें कहीं कोई ऐसी सोच नज़र आती है। तो मुझे तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन जो ख़दशात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो एक और बहुत अहम मामला है उसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल ये देखने में आ रहा है कि जो आपके रेप केसेस हैं उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। पता नहीं अब ये रिपोर्ट ज़्यादा होने लगे हैं, सोशल मीडिया की वजह से आवाज़ ज़्यादा उठने लगी है या क्या चक्कर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस तरह के वाक़यात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। और अभी मैं एक ख़बर पढ़ रही थी कि एक भीख मांगने वाली औरत से 4 लोगों ने ज़्यादती की है और उसके बाद उसको उसी तरह छोड़कर खून में लथपथ हालत में वो फ़रार हुए। बाद में कुछ लोगों ने वहाँ पे पुलिस को कॉल की और फिर बाद में उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो अब ये तो मतलब है कि अजीब हम वहशी सा माशरा बने हुए हैं, ना कोई किसी को बच्चों की तमीज़ है, ना किसी को कोई किसी यानी आप कह लें कि कोई माजूर है, कोई भीख मांग रहा है, कोई मौलवी ये है जो मदरसे में है। कल ये भी खबर एक मैंने सुनी कि जी मदरसे में बदफेली करने वाले जो थे मुल्ला, उनके कारनामे 3-4 बच्चे सामने ले आए। तो रोज़ ऐसी खबरें देखे यकीन मानिए मैं तो इतनी डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई हूँ कि अब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं सोशल मीडिया पर आऊँ। अभी ये खबर भी मैं पढ़ रही थी कि HIV के बहुत से केसेस जो हैं वो निकल आए हैं इस्लामाबाद में, और हर हफ्ते हर महीने उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वज़ीर सेहत हैं उनका ये कहना है कि जनाब ये सिरिंजों के रीयूज़ की वजह से नहीं है, ये गैर जिनसी जो क्या होता है वो ताल्लुकात जो हैं, जिनसी ताल्लुकात जो हैं उनकी वजह से है।
और उसकी बड़ी वजह बाज़ लोग कहते हैं जी ये पार्टीज़ वगैरह हैं, इस्लामाबाद के नाइट क्लब्स हैं, और इस तरह का जो आपका माहौल बनता जा रहा है जिसके ऊपर बात करो तो सब लिबरल तबके को बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो कहते हैं कि जी सबकी मर्ज़ी होनी चाहिए, जो मर्ज़ी कोई करे। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश है वो आपके माशरे को किस तरफ लेके जा रही है, ये भी सोचने की बात है। तो मैं तो अजीब उसमें एक मखमसे में पड़ गई हूँ कि पूरे का पूरा माशरा जो है किस तरफ जा रहा है। ये ज़्यादती के वाक़यात, ये HIV के वाक़यात, और ये जिस तरह से जिनसी इस्तेहसाल और एक अजीब किस्म का वहशीपन और दरिंदापन नज़र आ रहा है, ये क्यों है? एक अजीब ऐसा लगता है कि कोई फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। एनीवेज जी, थोड़ी सी बात करते हैं जी। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन ऐसे में अवैस लगारी साहब, मेडल याफ्ता, वो साहब जो हैं उनको अपनी, जिसको कहते हैं ना कि तारीफ़ की पड़ी है कि जनाब किसी तरह मेरी तारीफ़ हो जाए। तो इन्होंने कल एक पोस्ट की और कहते हैं कि जनाब इन्होंने कोई बड़ा फ़ायदा कर दिया है, और इन्होंने बताया कि जनाब मैपको जो है उसने 36 बिलियन के जो लॉसेस थे उसके बजाय अब परफॉर्मेंस ये हो गई है कि 1 बिलियन हम प्रॉफिट में चले गए हैं। तो ये साहब ने जनाब एक अपनी तारीफ़ में, तौसीफ़ में पोस्ट की अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए, और उसके नीचे कोई 316 कमेंट्स हैं और कुछ कोट कमेंट्स हैं, और अगर आप वो पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अवाम ने खूब खातिर मदारत इनकी की और इनको शर्म दिलाने की कोशिश की कि आप अपने प्रॉफिट को बता रहे हैं कि जी आपने बड़ा कोई प्रॉफिट बना लिया है। तो आपने ये प्रॉफिट कौन सा कोई बिजली की जो कीमत है उसको मेंटेन रखते हुए, लाइन लॉसेस कंट्रोल करके या बिजली चोरों से रिकवरीज करके आपने कोई इसको लॉस को प्रॉफिट में बदला है? आपने क्या किया है? आपने ये किया है कि आम जो गरीब आदमी है उसी के लिए आपने बिजली महंगी से महंगी, महंगी से महंगी करके उसकी जेब से आपने भत्ते की तरह पैसे निकलवाए हैं, कौन कौन से चार्जेस के नाम के ऊपर। और उसके बाद जो है आप ये बता रहे कि देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने तुम लोगों की जेब से पैसे निकाले, और उसको आप अपनी कारकर्दगी बनाकर फखरिया अंदाज में पेश कर रहे हैं। अभी कल की मैं ये खबर देख रही थी कि जो 200 यूनिट वाली सब्सिडी दी जाती कि चलें जी 200 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल गरीब घराने, उनको फिर कम प्राइस पे जो है फ़ी यूनिट पड़ता है। तो उसके बारे में मैं ये कल खबर देख रही थी कि अगर वो 201 यूनिट हो जाता है तो एकदम उनका बिल जो है वो 3000 से 10,000 पे चला जाता है, कुछ 6000 प्लस उसके अंदर जो है वो इजाफा हो जाता है सिर्फ एक यूनिट ऊपर जाने से, क्योंकि उसकी कैटेगरी या स्लैब जो है वो चेंज हो जाती है और फिर उसको हर यूनिट जो होता है वो फिर महंगे में ही पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एक और कदगन अब लगा दी है। कदगन ये लगाई है कि अगर आप एक भी दफ़ा वो एक यूनिट क्रॉस कर गए तो उसके बाद आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टिव कैटेगरी से निकल जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जी 200 यूनिट पे आपको कम कीमत मिलेगी यूनिट की, बिजली सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर एक भी मर्तबा गलती से आप एक यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल कर गए तो आपको वो 200 यूनिट वाली कैटेगरी से निकाल देंगे और फिर आपको हमेशा जो बिजली है वो नॉर्मल रेंज वाली कैटेगरी की प्राइस में मिलेगी। भले आप उससे कम यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा, लेकिन फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने एक यूनिट ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया। अब आप ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर सर अपना दीवार में ना मार लें तो फिर क्या करें। एक तरफ हाल ये है कि लोगों के लिए बिजली की जो कीमत है उसको अदा करना इस कदर मुश्किल हो चुका है कि लोग अपने जेवर बेच के, अपनी मोटरसाइकिलें बेच के, गर्मी में अपने बच्चों को झोंक के तंदूरों में वो अपनी ये बिजली जो है उसको बिल को कहीं अदा करते हैं। तो दूसरी तरफ आवाम को इस तरह टाइट शिकंजे में जकड़ा हुआ है कि हर चीज़ पर कहीं पे आपको कोई रियायत नहीं मिल रही। रिंग रोड मेरे घर के बिल्कुल करीब है, मैं अक्सर कभी यूज़ कर लेती हूँ रिंग रोड। पहले उसका जो शुरू में टोल था वो तकरीबन 30 रुपये था, फिर अचानक वो 50 हुआ, फिर 70 हो गया। अभी लास्ट टाइम जब मैं गई तो मैंने उसको यूज़ किया तो 70 रुपये मैंने टोल दिया। आज पता चल रहा है कि उसका जो टोल है वो 130 रुपये एकदम से बढ़ा दिया गया, क्योंकि इस मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसका जो दिल करता है उसने लूट मार मचाई हुई है, कसम खुदा की। आप
को मैं ये बिजली की दे रही हूँ। अब पहले क्या होता था कि अगर आप 1 महीना बिल नहीं अदा कर सके, दूसरे महीने आप बिल अदा कर दें, कुछ ना कुछ आपको कोई रियायत मिल जाती। अब क्या है जी, 1 महीना भी बिल अदा नहीं किया तो फौरन ही वो आ जाएंगे बिल काटने के लिए, मीटर काटने के लिए। पहले क्या था, आप अगर टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देते हैं विद इन टाइम तो आपको कोई जुर्माना नहीं है। अगर आप लेट कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा कि जी आप लेट रिटर्न्स फाइल करें। अब नया कानून ले आए, अब आपको 25,000 रुपये भरने पड़ेंगे अगर आप टैक्स रिटर्न्स लेट फाइल कर रहे हैं। यानी जो लोग गलती से इस टैक्स नेटवर्क में आ गए हैं, जो रेगुलर फाइलर हैं, उनको ये सजा है अगर वो किसी वजह से 1 महीना भी लेट हो गए तो उसके बाद उन्हें 25,000 रुपये का टीका लगेगा कि जनाब आपने टैक्स रिटर्न्स लेट फाइल क्यों किए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की चीज़ें करके आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप टैक्स नेट में आएँ या डिस्करेज कर रहे हैं। कल को कोई नया बंदा जो टैक्स रिटर्न सोच भी रहा होगा कि मैं भी फाइल करना शुरू कर दूं, मैं फाइलर बन जाऊं, वो सोचेगा यार कहीं ऊंच नीच हो जाता है कभी आप मुल्क से बाहर हैं भाई, किसी खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, आप नहीं जमा करा सके, तो आप इस कदर जुर्माना उस पर डाल रहे हैं कि 25,000 रुपये उसको जनाब आप टीका लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस सिस्टम में रहते हुए कौन सा शरीफ आदमी है जो हलाल तरीके से हर चीज़ जो है वो उसको पे कर सके और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर सोचे कि हाँ भाई मैंने एक बिल्कुल जिम्मेदार शहरी बनना है। मरियम नवाज साहिबा का भी एक कारनामा आपको बता देते हैं। चलें, आपने काफ़ी सीरियस गुफ्तगू सुनी है तो थोड़ी सी आपको हंसी भी आ जाए। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आपको पता है ट्विटर पे अक्सर गलियों की, चुबारों की तस्वीरें लगा रही होती हैं। वैसे तो इस पर भी बड़ी मैं देख रही थी लोग कमेंट कर रहे होते। फवाद चौधरी साहब ने भी कल बड़ा मज़ेदार कमेंट किया हुआ था। वो मोहतरमा ने लाहौर की गलियों की जो है पक्की गलियां करके तस्वीरें लगाई हुई थी कि देखें जी लाहौर की नई गलियां पक्की हो गई हैं। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा मुनासिब कमेंट किया कि भाई ये तो काउंसलर लेवल के करने वाले काम हैं और आप वज़ीर आला हैं और आप इन चीज़ों को पोस्ट करके इसके बदले में जो है तारीफ़ व तौसीफ़ चाहती हैं या उसकी क्रेडिट लेना चाह रही हैं, तो बड़ी अजीब बात है। तो वो जनाब ये कर रही होती हैं, को बत्तियाँ लग गई 4 तो चलो जी पोस्ट कर दी और बड़ा क्रेडिट ले लिया, तो वो इस तरह तो कर ही रही होती हैं। तो इसलिए अक्सर अब सोशल मीडिया पे ज़रा आजकल एक्टिव हुई हैं। तो किसी यूज़र ने जो है वो एक पोस्ट की हुई थी, उसने काफ़ी सारे खानों की तस्वीरें लगाई हुई थी और साथ ऊपर बताया हुआ था कि जनाब मैंने चीनी छोड़ दी, मैंने बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ दिया, पेप्सी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया और बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है मैंने अपना लिया। अब इतनी जो उसकी कैप्शन थी वो नज़र आ रही थी तस्वीरों के साथ। अब वो थोड़ी सी लंबी ट्वीट थी तो वो आप जब शो मोर की तरफ जाते हैं तो वो फिर पूरी ट्वीट आपको नज़र आ रही होती है। तो मोहतरमा मरियम साहिबा जो है उन्होंने वो पूरी ट्वीट नहीं पढ़ी और बस उन्होंने ऊपर वाला कैप्शन पढ़ के और उसके ऊपर अपनी तरफ से बड़ा शरारती कमेंट लिखा कि अच्छा फिर कितना वेट लॉस किया। तो वो बड़े मज़े की बात थी इसलिए क्योंकि जब आप पूरी ट्वीट पढ़ें तो नीचे ये लिखा हुआ था कि मैंने ये सब तो छोड़ दिया लेकिन झूठ बोलने की आदत मैं नहीं छोड़ सका। तो बेसिकली ये उसने ज़राए तफन्नुन बात की हुई थी, लेकिन मोहतरमा ने जो है वो पूरी बात सुने पढ़े बगैर ही, समझे बगैर ही उसके ऊपर ट्वीट कर दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी कमेंट्स जो हैं वो नीचे लोग लिख रहे थे और सब मुख्तलिफ अंदाज में उनको जो है वो टॉन्ट कर रहे थे। कोई कह रहा था एक तो पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते, और कोई ये कह रहा है कि भाई ये इन लोगों का मतलब हाल है कि पूरी ट्वीट्स भी नहीं पढ़ते और जवाब देने बैठ जाते हैं। कोई किसी ने तो ये तक लिखा कि मैडम क्या आप फाइलें भी इसी तरह पढ़ती हैं कि पूरी बात पढ़े लिखे समझे बगैर ही आप उसको साइन कर देती हैं। तो बड़ी उसके ऊपर कमेंट्स चल रहे थे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।